आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इकोनॉमी पढ़ते हैं। एडीबी ने ये बोला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बोला है कि 4% कॉन्ट्रैक्शन होगा भारत में, मतलब -4%। ग्रोथ तो है ही नहीं। देखिए, ये तो पक्का था, ठीक है, ये तो होना ही था क्योंकि कोविड आ गया है। हम वैसे ही स्लो डाउन में चल रहे थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर से ये सब कुछ शुरू हुआ था, ठीक है ना। 6 महीने पहले जब ऑटोमोबाइल सेक्टर, मारुति सुजुकी, ऐसा बोला जाता है कि अगर भारत की इकोनॉमी की नब्ज पकड़नी है तो देख लो मारुति सुजुकी की सेल्स कितनी हो रही है। वो सेल्स हो नहीं रही थी, ठीक है, वो नेगेटिव में। ऑटोमोबाइल सेक्टर से सब कुछ शुरू हुआ। और इकोनॉमी में दोस्तों सब कुछ कंटेजियस होता है। ये एक को हुआ तो दूसरे को हो गया, फिर रियल एस्टेट में हुआ, और उसके बाद स्लो डाउन तो वैसे ही था। आ गया कोविड। क्वार्टर 1 में हमारी ग्रोथ रेट, मतलब लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 1 बोल रहा हूं, क्वार्टर 4 में जनवरी से मार्च हमारी ग्रोथ रेट वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी। ऊपर से आ गया कोविड, हमने लॉकडाउन लगा दिया, लगाना ही था, जिसकी वजह से अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह बोला है कि हमारी इकोनॉमी में 4% का, यानी कि -4% ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे सारी चीजें और कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेस हमने बनाए हैं, आप इनको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये जो ईएमआई का ऑप्शन है, ये 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। 1966 में इसको बनाया गया था। 68 मेंबर्स है। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। आपको बता दूं कि क्योंकि ये एशिया को देखता है, इसमें 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें जापान और अमेरिका भी आता है। जापान जो है एशिया की डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, बहुत ही अमीर देश है। फिर इसमें चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। समझ रहे हैं? तो ये 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जाहिर सी बात है, एशिया रीजन को डेवलप करना तो बहुत ही ज्यादा, ये इसका वन ऑफ द मेन एम है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स भी निकालता है, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कहते हैं, और वही रिपोर्ट इसने निकाली है। रिसेंटली एडीओ में इसने बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया है कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, और अभी ग्रोथ रेट कितनी होगी। सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की इसने ग्रोथ रेट बताई है। समझ रहे हैं? तो वही हम इस लेक्चर में जानेंगे। हेडक्वार्टर्स कहां है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। समझ रहे हैं? तो यह चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए इसने क्या प्रेडिक्शन की है। एशिया की प्रेडिक्शन दी है। देखिए, इसने निकाली है अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है, ये एडीपी पब्लिश करता है। समझ रहे हैं? तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, इसमें एशिया कितने परसेंट से ग्रो होगा, कौन सी इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आप कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं क्या? इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी टेक्निकल टर्म्स मैं यूज नहीं करूंगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? नेगेटिव। आपका नेशनल आउटपुट जो है ना, वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है। लगातार अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, 2-3 क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन है तो नेगेटिव, तो स्लो डाउन आता है। लगातार आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी तो रिसेशन आ जाता है। समझ रहे हैं? और रिसेशन से उबरना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, ऐसा है, अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरता है, आपकी सेल्स गिरती हैं। अब भैया, जब प्रोडक्शन गिरेगा, सेल्स गिरेंगी। सेल्स गिरने का मतलब क्या है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। समझ रहे हैं? सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जब कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जब कैपिटलिज्म को जन्म दिया, तो वहां से बहुत नए नए कंसेप्ट आए। हालांकि कैपिटलिज्म बहुत पहले से था, 14th 15th सेंचुरी से चला आ रहा था, लेकिन जब एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन निकाली अपनी किताब, और उसमें जब बहुत नए नए कंसेप्ट दिए, लेसर फेयर की थ्योरी, इनविजिबल हैंड की, तो एक तरीके से कैपिटलिज्म आगे बढ़ता गया, तो नए नए कंसेप्ट को उसने जन्म दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। समझ रहे हैं? डिमांड का मतलब क्या है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, ठीक है। जो सोसाइटी है उसको कितना चाहिए। जैसे मान लीजिए सैनिटाइजर आ रहे हैं, ठीक है, तो खूब सारे सैनिटाइजर। अब देखिए, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी है, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ी है, यानी कि सैनिटाइजर, ये जो बिजनेस है ना, ये प्रॉफिटेबल है इस समय बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि डिमांड। लेकिन अगर डिमांड रहेगी नहीं तो, और सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसमें जो फर्म जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है वो घटेगा,
आई होप मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूं। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर लोग खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं है, तो लॉस होगा, सेल्स डाउन होगी। और अगर लॉस होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या करेगी? अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू करेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि भैया जब सेल्स डाउन है, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, नेगेटिव में है, जब रियल पर्सनल इनकम में ड्रॉप है, तो क्या होगा? जो कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज को निकालेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तब तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। समझ रहे हैं? 1854 से लेकर अभी तक 33 बार कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन समझ गए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने यह बताया है कि भारत 4% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि -4%। ये तो एक्सपेक्टेड ही था, -4% की ग्रोथ होगी। देखिए अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, यहां पे आईएमएफ ने अलग प्रेडिक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने अलग प्रेडिक्ट किया है। तो ये जो बैंक्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रेडिक्शंस देते हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, सबने कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है, यानी कि भारत की नेगेटिव ही ग्रोथ होगी। ठीक है, चाइना की देखिए, चाइना का जो प्रोजेक्शन था, यहां पे चाइना का कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाया है। 6.1%, अगर हम बात करें 2019 में 6.1% पॉजिटिव में, ये इसका प्रोजेक्शन था, प्रेडिक्शन था। अभी क्या है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने यह बताया है कि चाइना में, देखिए भारत में नेगेटिव ग्रोथ होगी -4% की, लेकिन चाइना में पॉजिटिव ग्रोथ होगी। भले ही वो 1.8% से बढ़ेगा, लेकिन चाइना का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में रहेगा। समझ रहे हैं? अब इसके रीजन क्या है दोस्तों? देखिए सबसे बड़ा रीजन तो अभी मैंने आपको बताया, कोविड। समझ रहे हैं? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, कोविड-19 जो पैंडेमिक आया है, उसके बाद जो हमने 24 मार्च से लॉकडाउन में, इंडिया को ही लेके बात करूंगा दोस्तों, जो हमने लॉकडाउन लगाया, बहुत जरूरी भी था लॉकडाउन लगाना। ठीक है, अब वो डिबेटेबल है कि वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो जरूरी था। ठीक है, तो जो कोविड आया उसने हमारी डिमांड एंड सप्लाई को रोक दिया। डिमांड एंड सप्लाई क्या, बेसिकली सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। तो एक बहुत बड़ा रीजन है, सब कुछ ठप पड़ गया ना, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा था, फैक्ट्रीज बंद पड़ गई, बहुत सारे बिजनेस बंद पड़ गए, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर था वो पूरी तरीके से बंद पड़ गया 1 महीने तक। समझ रहे हैं? तो भैया ये बहुत ज्यादा हानिकारक रहा भारत के लिए, जिसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी होगी। तो ये तो हर कोई बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, खाली भारत ही इससे नहीं जूझ रहा है, बल्कि एशिया की जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव में ही है। समझ रहे हैं? बहुत सारे देशों की, चाहे वियतनाम हो, चाहे इधर थाईलैंड हो, उन सब की ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है यहां पे। ठीक है, लेकिन भारत, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो भारत पे इसका असर ज्यादा होगा। तो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन तो आपका कोविड। दूसरा रीजन है आपका जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, एक्सपोर्ट हुआ नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन जो माइग्रेंट वर्कर्स, इकोनॉमी तो आपके माइग्रेंट वर्कर्स ही चलाते हैं, वो चले गए। समझ रहे हैं? वो तो आपने देखा ही, कितनी मतलब कैसी मार्मिक तस्वीरें आ रही थी ये वर्कर्स की। तो ये जो लेबरर्स माइग्रेट कर गए, इसकी वजह से भी इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अब ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, इधर गुजरात हो गया, उन सब ने अपने लेबर लॉस को डाइल्यूट किया था। ठीक है, उस पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन। फिर दोस्तों एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या होता है? देखो, अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, हमारी इकोनॉमी 3 में डिवाइड है, आपको पता ही है। एग्रीकल्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमेशा से रहेगा। उसके बाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, और फिर हमारा है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को जो मेजर करता है, जो नापता है, उसको बोलते हैं हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। याद रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल आईआईपी से अलग है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स से अलग है, वो नहीं, वो एक अलग है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली ये आपका बिजनेस कैसा चल रहा है आपके देश में, उसको ये मेजर करता है, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक इसमें मार्किंग होती है। समझ रहे हैं आप? भारत की मार्किंग कितनी थी? भारत की मार्किंग जो है वो 50 से कम थी। देखो,
अगर 50 से ज्यादा पीएमआई में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में अगर 50 से ज्यादा मार्किंग, मतलब 50 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं आपको, 100 में 50 से ज्यादा, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, बिजनेस ठीक चल रहा है। 50 है तो सब कुछ न्यूट्रल है, 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये ऑल टाइम लो था हमारा, जिसने ये दिखाया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की हालत ठीक नहीं है। समझ गए? उसके बाद जो हमारी क्वार्टर 4 में ग्रोथ थी वो 3.1%, एक साल मार्च से लेकर अप्रैल तक, आपको पता ही है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो इसको हम 4 क्वार्टर में बांटते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर 1 3 मंथ्स, क्वार्टर 2 3 मंथ्स, क्वार्टर 3 3 मंथ्स एंड क्वार्टर 4 3 मंथ्स। तो लास्ट क्वार्टर जो था वो क्या था, जनवरी से मार्च तक, तो उसमें हमारी 3.1% की ग्रोथ थी और 4.2% ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। समझ गए? तो ये एडीबी ने बोला है। फिर दोस्तों यहां पे बताया है कि अगर हम बात करें, ये पॉइंट आप नोट करिएगा थोड़ा, कि जो डेवलपिंग एशिया है, डेवलपिंग एशिया क्या है, डेवलपिंग एशिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें भारत और चाइना भी आते हैं, ये 40 कंट्री का ग्रुप है। देखिए अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की बात करें, तो ये पूरे एशिया रीजन को डिवाइड इसने किया है। समझ रहे हैं? ईस्ट एशिया में कितनी ग्रोथ होगी, साउथ एशिया में कितनी ग्रोथ होगी जिसमें भारत भी आता है, साउथ ईस्ट एशिया में कितनी ग्रोथ होगी, समझ रहे हैं, डेवलपिंग एशिया में कितनी ग्रोथ होगी। तो यहां पे डेवलपिंग एशिया 40 कंट्री का समूह है एशिया में, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें भारत भी आता है, इसमें कितनी ग्रोथ होगी, 0.1%। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो फोरकास्ट है ये 0.1% है। भारत का कितना फोरकास्ट है, -4%। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है हम उसको भी मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो डेवलपिंग एशिया का है हम उससे भी नीचे हैं। तो ये थोड़ा सा, अब सरकार अपने हिसाब से तो काम करेगी ही करेगी, ठीक है, और बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। ये प्रोजेक्शन है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पीडीएफ जो है वो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ब्लॉग्स पे अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ओईसीडी ने कितना प्रोजेक्ट किया है, -3.7 से लेकर -7.3 तक, बर्नस्टीन ने -7%, यहां पे मूडीज आप देखिए -4, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी -4, आईएमएफ ने 1.9, वर्ल्ड बैंक ने -3.2। तो आप समझ रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक और चीज बताई है, यहां पे बताई है कि अभी वी शेप रिकवरी होती हुई दिख नहीं रही है। देखो बहुत सारे ग्राफ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, चलो ग्राफ स्टडी करते हैं थोड़ा। ये है जीडीपी, ये है टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जीडीपी को प्लॉट किया जाता है, ठीक है, कितनी जल्दी, कितने कम समय में आपकी इकोनॉमी रिकवर करेगी। ओके, तो अब हम ग्राफ को थोड़ा स्टडी करते हैं, वी शेप को समझाते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। पहले है आपका, एक होता है आपका जेड शेप्ड, ठीक है, जेड शेप इस तरीके का होता है, ठीक है, और ये आपका, ये सब कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है, ये सबसे बढ़िया होता है। कैसे? ये देखो, पहले इकोनॉमी नेगेटिव में गई, फिर ऊपर से राइज होना, ये नेगेटिव, समझ रहे हो ना, ये फिर इसने राइज करना शुरू किया, फिर तेजी से पॉजिटिव में गई और उसके बाद इकोनॉमी रिकवर हुई। जेड शेप सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन होती है कि इकोनॉमी जल्दी से पटरी पे आ जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका वी शेप ग्राफ, ठीक है। वी शेप ग्राफ को चलो हम प्लॉट करते हैं। वी शेप ग्राफ आपका ये इस तरीके का होता है, समझ रहे हो। अब देखो ये इकोनॉमी तेजी से, अभी हम यहां पे हैं, तेजी से नेगेटिव में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, -4% का कॉन्ट्रैक्शन, तेजी से नेगेटिव में जा रहे हैं। उसके बाद हम राइज करेंगे, धीमे धीमे इकोनॉमी पटरी पे आएगी और फिर बैलेंस होगा, समझ रहे हैं। यही एडीपी ने बताया है कि अभी हमारी वी शेप रिकवरी दिख नहीं रही है, ठीक है। फिर आता है आपका यू शेप, ठीक है, चलो मैं अब बता रहा हूं तो और सारे ग्राफ भी बता ही देता हूं। फिर आता है आपका यू शेप। यू शेप बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है, ये इस तरीके का होता है, ये देख रहे हैं ना कि काफी वक्त तक ये नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है। फिर उसके बाद एलोंगेटेड यू शेप, इसको थोड़ा सा और एलोंग कर दीजिए। फिर एल शेप, ये सब नेगेटिव ग्रोथ रेट को ही दिखाते हैं, ठीक है। तो जेड शेप के बाद आता है वी शेप, जो एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन अभी वी शेप रिकवरी हमारी दिख नहीं रही है, ये एडीपी ने बताया है। उसके बाद एशिया वाइज इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ता है बीच में, क्योंकि एक्चुअली कॉलोनी में कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो कभी कभी पॉज करना पड़ता है। आई होप ये थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो ईस्ट एशिया की बात करें तो ये 1.3% से ग्रो होगा, ठीक है, और सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन ईस्ट एशिया की ही है। और साउथ एशिया की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होगा -3% से, समझ गए। तो ये लेक्चर था,
ये एडीबी ने प्रेडिक्ट किया है, समराइज मैंने कर दिया। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे पूछना, ठीक है? प्रोफाइल पे मत पूछेगा, पेज पे पूछेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।